जय हिंद दोस्तों, हमारे साइंस क्वेश्चंस के जी आपका डिस्कशन में आइए, आपका स्वागत है। एक क्वेश्चंस पे आपको यहाँ पे अनेकों क्वेश्चन से मिलेंगे जो वीवीआई कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन में टकराते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है कि 206 हड्डी है। हालांकि यह कब, तो याद रखना यह युवा अवस्था में आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप शिशु अवस्था में अगर आप रहते हैं तो उसे अवस्था में उसको कितना रहता है आपको, तो याद रखना है कि 300 हड्डियाँ रहती है। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि हड्डियाँ फिर आपस में जुड़ती जाती है। इसलिए देखते हैं कि बच्चे अपने मतलब माँ अपने बच्चे को जब मालिश करती है तेल वगैरह से, तो उस समय वो हड्डियाँ धीरे धीरे आपस में सड़ते सड़ते वह जुट जाती है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि अभी युवा अवस्था में ये सब 206 हड्डियाँ होती है मतलब, और बाकी उस समय में शिशु अवस्था में क्या होती है वह 300 हड्डियाँ होती है। अब इसमें से देख लेते हैं। तो याद रखना है कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखना है कि ओसिन प्रोटीन होता है। ओसिन प्रोटीन हड्डी में पाई जाती है, जबकि मतलब मायोसिन प्रोटीन वह होता है मांसपेशिया में होता है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन, अंडा में अल्बुमिन प्रोटीन होता है, नाखून हो गया, बाल हो गया, और जानवरों के खुर वगैरह में कीरेटिन प्रोटीन देखने को मिलेगा। उसी तरह से दूध में केसिन प्रोटीन होता है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन के यहाँ पर और आपको बता देते हैं। जबकि हड्डियों में याद रखिएगा क्या रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। हमने क्या बोला आपको, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका सूत्र देख लीजिए क्या होता है, CA3PO4 यही रहता है कैल्शियम। हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मतलब हड्डियों में कौन सी है। तो याद रखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे लंबी हड्डी यानी कि अस्थियंबर कौन सा होता है। तो फीमर होती है जो जांग की होती है, जबकि यह सबसे लंबी हड्डी होगा या सबसे बड़ी हड्डी हो गया। उसी तरह से अगर बात पूछेगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वह कान का होता है। तो याद रखना है कौन सा होता है कान का, तो स्टेपिस उसको कहते हैं। स्टेपिस होता है जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। अब कान में देख लीजिए, इस तरह से आप याद रख सकते ट्रिक में MIS के रूप में। एम मतलब क्या हो गया आपका मैलिकस हो गया, आई से इनकस हो गया, और एस से स्टेपिस हो गया। तो यही 3 हड्डियाँ एक कान में हो गया। तो 3 और दूसरी का कान में भी, तो 3 कान में टोटल मिलाकर हो जाता है 6 गो हो जाता है। जबकि सिर में कितना होता है, 8 होता है। तो इस तरह से सिर में 8 हो गया यानी कि कपार में, और कपाल में आपको 8 हो गया, 6 हो गया आपका कान में। तो 8 6 मिलाकर कितना हो गया, 14 हो गया। और 14 उसके बाद में फिर चेहरा में 14 होता है। तो 14 कितना हो गया आपको 28। और एक आपको हाइड बोन जो कि फांसी के समय टूट जाता है, गर्दन के नीचे में रहता है मतलब टंस, तो वही आपको हाइड बोन यानी टोटल 29 खोपड़ी में आपको हड्डी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इसमें याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर में। ये आपका सबसे लंबी हड्डी और छोटी हड्डी का हमने बता दिया। जबकि सबसे मजबूत हड्डी की अगर पूछा जाएगा तो वह जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है, याद रखना है। तो इस तरह से यह मजबूत हड्डी हो गया। तो मतलब तो याद रहा, अब आपको आ रहा होगा कि सबसे मतलब ये जो हड्डी होती है तो कमजोर हड्डी कौन सा होता है। तो याद रखना है कि ये जो होती है कॉलर के पास में जो हड्डी रहती है, इसको कैल्विक बोन मतलब ये कैल्विक जो होता है हड्डी, यह सबसे कमजोर हड्डी मानी जाती है, जिसको ब्यूटी बोन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ब्यूटी बोन क्योंकि यह कहीं ना कहीं थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए इसको ब्यूटी बोन और कैल्विक हड्डी यानी सबसे कमजोर हड्डी के रूप में देखा जाता है। और अभी आपने देखा कि सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी हो गया ये। और जबकि चौड़ी हड्डी की अगर बात किया जाए तो पैल्विक हड्डी होता है, जो कि कमर के पास जब आप बैठते हैं कुर्सी वगैरह पे, तो जो मतलब बैठे वही पोजीशन में वो क्या होता है सबसे चौड़ी हड्डी होता है। और अभी लंबी हड्डी आपने देख लिया कि फीमर हो गया। उसी तरह से छोटी हड्डी आपको बता दिए कमजोर और मजबूत हड्डी के बारे में। बाकी इसमें बता दिया आपको कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में रहता है, याद रखें। यानी कि कैल्शियम भी रहता है और फास्फोरस भी रहता है। ये चीज़ आपको हड्डियों में याद रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कहता है, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हृदय जो है 1 मिनट में यह कितनी बार धड़कता है। तो याद रखना है कि यह 72 बार मतलब क्या करता है, धड़कता है। उसी तरह से जो अम्लीयता होती है क्या करता है, हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, जबकि क्षारीयता क्या करता है, हृदय की धड़कन को घटा देता है। जबकि हृदय के जाँच के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियो और ग्राफी इसको कहा जाता है। जबकि दिमाग के लिए याद रखना है EEG यानी कि मस्तिष्क कैथी में विकार का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी, यही इसका फुल फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी ये होता है मस्तिष्क के लिए, जबकि ECG हृदय के धड़कन के लिए आपको देखा जाता है। याद रखना है कि ये कितना बार मतलब, तो ये 72 बार धड़कता है। लेकिन इसमें से आपको कुछ ध्यान देना होगा कि हमारा हृदय जो है याद रखना है इसमें 4 चेम्बर पाया जाता है। हृदय में हमारा क्या मतलब पाया जाता है, तो 4 चेम्बर आपको देखने को मिलेगा। तो 4 चेम्बर में से देख लीजिए, ये ऊपर वाला मतलब क्या हो गया आपका आलिंद हो गया, दोनों की तरफ में ये क्या हो गया आलिंद हो गया। इसे नीचे वाला दोनों निलय हो गया। तो इसमें से आलिंद में भी 2 होता है। ये हो गया आपका राइट वाला आलिंद यानी कि दाहिना आलिंद, और ये हो गया आपका लेफ्ट वाला आलिंद हो गया। उसी तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ में देखिएगा, तो ये दाहिना की तरफ ये निलय हो गया, ये निलय हो गया।
उसी तरह से ये बायां वाला ये निलय हो गया। तो जितना भी गंदा खून होता है ना वह दाहिने की तरफ में रहता है, दाहिना आलिंद और दाहिना निलय। गंदा खून का मतलब क्या है कि उसमें CO2 की मात्रा घुली हुई रहती है, यानी कि शरीर से जो खून निकल करके यहाँ हृदय में आती है उसमें CO2 की मात्रा रहती है। और ये वाला जो बायां आपको यानी कि ये लेफ्ट वाला में आलिंद और निलय हो गया, इसमें शुद्ध खून आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और बाकी हृदय के 4 चेंबर हमने तो देख लिया कि मनुष्य में भी 4 चेंबर आता है। उसी तरह से आपको हम बता दें कि यहाँ एथी में मनुष्य में 4 चेंबर होता है। सभी तरह के स्तनधारियों में भी मतलब आपको 4 चेंबर देखने को मिलेगा। सारे पक्षी वगैरह में भी आपको 4 चेंबर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा मगरमच्छ एक पानी में रहने वाला जीव जंतु है मगरमच्छ, तो उसके में भी याद रखिएगा 4 चेंबर ही उसके हृदय में रहता है। उसी तरह से याद रखना है कि 3 चेंबर किस में रहता है, तो उभयचर यानी कि मेढक हो गया और सांप हो गया। किसमें? सांप में भी 3 चेंबर्स देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा उसमें सांप में भी 3 हो गया, तो सांप याद रखिए किसको खाता है, तो मेढक को खाता है। तो ये तरह से आप याद रख सकते हैं 3 चेंबर्स होता है, जबकि 2 चेंबर्स या इसमें 3 चेंबर्स कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो होता है कि 2 क्या होता है कि इसमें से आलिंद होता है और 1 निलय ही होता है। ये सांप वगैरह में या मेढक में आपको बता दिए। उसी तरह से मछली में याद रखिएगा, मछली में सिर्फ 2 चेंबर होते हैं, यानी कि 1 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। यानी कि दोनों में जो रक्त प्रवाह होता है ना वह सिर्फ अशुद्ध खून होता है उसमें, यानी कि CO2 की मात्रा घुली हुई रहती है उसमें। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो मछली में आपको 2 चेंबर हमने बता दिया, 3 चेंबर मेढक और सांप में हो गया, 4 चेंबर मनुष्य और स्तनधारी और मगरमच्छ में भी हो गया, याद रखना। जबकि कॉकरोच होता है जिसको तेलचट्टा कहते हैं, तो उसमें 13 चेंबर्स होते हैं। 13 चेंबर्स में से 7 गो आलिंद होता है और 6 निलय आपको होता है। ये चीज़ याद रखना होगा। उसी तरह से याद रखना है 4 जोड़ी हृदय किस में पाया जाता है, तो वो केंचुआ जो होता है जिसे किसानों का मित्र कहते हैं उसमें होता है। हालांकि उसको मछली मारते समय आप यूज वगैरह भी किए होंगे, कभी जगह जगह से भी काट देता है फिर भी वह जीवित रहता है केंचुआ, जिसको हम लोग चेरा भी कहीं ना कहीं आम बोलचाल की भाषा में कह देता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, उसे किसानों का मित्र के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यार जबकि ये हमने आपको हृदय बता दिया, तो चलिए यहाँ हृदय से आपको कुछ और चीज़ बातें बता देते हैं। तो ये वाला आपका हो गया, ये राइट हो गया और ये वाला लेफ्ट हो गया, यानी कि ये आलिंद हो गया और ये आलिंद हो गया। यहाँ पे ट्राइकास्पेड वाल्व होता है और ये वाला आपका क्या हो गया, ये वाला आपका ये राइट वाला ये निलय हो गया, ये वाला आपका निलय हो गया। और तो इसी तरह से ये लेफ्ट वाला आलिंद हो गया और ये राइट वाला ये भी लेफ्ट वाला ही कैसा हो गया, ये वाला निलय हो गया, ये वाला निलय है। तो इस तरह से हमने आपको बताया था। देखिए क्या होता है कि पूरा जब शरीर से खून क्या होता है कि शरीर से जो खून होता है पहले दाहिने आलिंद में आता है। दाहिने आलिंद में आने के पश्चात में वह ट्राइकास्पेड बल्ब के द्वारा क्या होता है कि वह दाहिना निलय के तरफ में आता है। दाहिना निलय से यह कहाँ पे चला जाता है, तो याद रखना है कि फेफड़ा में चल जाता है। फेफड़ा में वहाँ पे क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि खून में से जो CO2 की मात्रा खींच ली जाती है और उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। क्योंकि जो हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन उसमें घुल जाता है और जो CO2 रहता है वो नाक के द्वारा बाहर आ जाता है। और इस तरह से आने के पश्चात वह खून शुद्ध हो जाता है। खून शुद्ध होने के बाद यहाँ पे सीधे वह डायरेक्ट कहाँ पे आता है, तो याद रखने की बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद के बाद बाइकास्पेड बल्ब के द्वारा यहाँ पे बायां निलय में आता है और बायां निलय के पश्चात में यहाँ से पंप होता है। याद रखें कितना के साथ पंप होता है, तो 120 के साथ यहाँ पे पंप करता है, जिसके कारण यह क्या होता है पूरा शरीर में शरीर अंगों का तक शुद्ध खून यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली रहती है वह चली जाती है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखना होगा यहाँ पर। और इसी तरह से जब खून आया था यहाँ पे शरीर से यहाँ पर, तो ये मतलब याद रखना है तो वह कितना के साथ में आया हुआ था, तो याद रखिएगा 80 मतलब एथी के स्पीड में आया था, जबकि 120 के साथ पंप किया था। क्योंकि इसीलिए इसका बायां निलय की दीवारें क्या होती है कि काफ़ी मोटी रहती है, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है कहीं ना कहीं शरीर तक ले खून को पहुँचाने के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना होगा। उसी तरह से आपको याद रखिएगा पेस मेकर कहाँ पे लगाया जाता है, तो दाहिना आलिंद में ही पेस मेकर लगाया जाता है, ताकि हृदय की धड़कन को बनाए रखने के लिए। क्योंकि जबकि यहाँ पर भी पेस मेकर दाहिना आलिंद की तरफ लगता है, क्योंकि जब यही पंप करेगा तभी तो शरीर से यहाँ से क्या होगा कि खून प्रवेश करेगा, और प्रवेश करने के पश्चात में यहाँ पे नॉर्मल तरीके से अब ये होने लगता है। और हार्ट अटैक क्यों आती है, क्योंकि जब नस में ब्लड क्या होता है कि यहाँ से जब आना कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है ब्लड ज़्यादा मात्रा में आना चाहिए कि वह कम आता है, इसलिए वह ज़्यादातर मतलब थोड़ा सा पंप करने लगता है कि थोड़ा ज़्यादा वो खींच सके मतलब को ब्लड को, लेकिन उतना खींच नहीं पा रहा, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है, जिसके
कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और उसमें से मुख्य कारण ऐसे हार्ट अटैक में आपको याद रखा है कि इसमें क्या होता है कि वसा का मतलब ऐसी खून के नली वाला में जमा हो जाना, यानी कि चर्बी का ज़्यादा जमा हो जाना, यही ज़्यादातर मुख्य रूप से जो मतलब ये हार्ट अटैक का कारण होता है। ये इस तरह याद रख सकते हैं कि पेस मेकर दाहिना आलिंद में लगता है या और जबकि आता है तो 80 के, जबकि जाता है अनिलय से तो 120 में। साफ खून आपको इधर से मिलेगा मतलब दाहिने के तरफ में दाहिना आलिंद और दाहिना निलय में, और जब गंदा खून इधर मिलेगा जब यानी कि CO2, और जबकि इधर के तरफ में आपको बाएं के तरफ में जो भी है आपको तो उसमें ऑक्सीजन युक्त मिलेगा। अब कुछ आप याद रखना होगा यहाँ से कुछ शॉर्टकट में, जैसे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलता होगा कि सीरा और धमनी, तो याद रखेगा सिरा और धमनी, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या हो गया आपको धमनी। तो धमनी में याद रखिएगा उसमें ऑक्सीजन यानी कि युक्त मतलब रहता है, खून रहता है, यानी कि धमनी में शुद्ध खून यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि साफ खून मिलेगा। जैसे इसको कह देगा फुसफुस धमनी या पल्मोनरी धमनी, तो याद रखिएगा उसमें क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, यानी कि उसमें CO2 घुली हुई मतलब मात्रा में रहती है। तो इसलिए फुसफुस धमनी या पल्मोनरी धमनी कह दिया तो उसमें इसका जस्ट अपोजिट याद रख लीजिएगा। उसी तरह से याद रखिएगा आपको क्या आपको मतलब होता है कि सीरा, क्या होता है सीरा, तो सीरा में क्या होता है आपको गंदा खून रहता है, यानी कि CO2 मात्रा उसमें घुली हुई रहती है। तो इस तरह से सीरा में आप याद रखिएगा गंदा मतलब खून यानी अशुद्ध खून इसमें मिलता है। लेकिन जैसे कह देगा आपको फुसफुस, यानी सोचिए इसमें गंदा है, यानी कि जैसे इसका अपोजिट आएगा फुसफुस सीरा या पल्मोनरी सीरा, उसमें शुद्ध खून रहेगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन युक्त रहता है। तो इस तरह से आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। यहाँ से आपको लगभग जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको यहाँ से पकड़ा जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही कहता है कि जो खून का जो रंग होता है वह लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। जबकि खून में कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रखना है कि इसमें लोहा धातु पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन, हालांकि जो हीमोग्लोबिन होता है इस पर धनात्मक आवेश देखने को मिलता है। धनात्मक क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोहा है, क्योंकि धातु क्या होते हैं विद्युत धनात्मक होती है। जबकि ब्लड आपको सिर्फ रक्त कहेगा, याद रखिएगा, तो रक्त पे कैसा आवेश रहता है, तो निगेटिव आवेश रहता है। याद रखना है इस पर ऋणात्मक यह रक्त होता है। यह एक तरल संयोजी उत्तक के रूप में रक्त को जाना जाता है। जबकि रक्त क्या एक तरह का प्रोटीन है, यानी कि खून है, खून क्या एक तरह का प्रोटीन है, हिपैरिन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन रहता है। तो हिपैरिन क्या कहता है कि खून को जमने से रोकता है, जबकि फाइब्रिनोजन क्या करता है उसको मतलब खून को जमाता है। कहीं पे कट फट जाता है तो देखते हैं कि खून को और 4 से 5 मिनट में आपको क्या कर देता है जमा देता है, यानी कि जम जाता है ऑक्सीजन से संजोग करके। तो वह फाइब्रिनोजन ही प्रोटीन होता है जो कि खून को क्या होता है रक्त के रूप में लाता है। और विटामिन के का भी जब कमी हो जाएगा, आपका के का कमी हो जाएगा तभी भी रक्त का थक्का आपको जल्दी नहीं जमता है। तो वैसे स्थिति में और साथ साथ फाइब्रिनोजन की भी मात्रा कम हो गई तो रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जबकि उसमें खून को तरल रूप में बनाए रखने के लिए हिपैरिन होता है। कौन सा होता है, तो हिपैरिन जो आपका है वह खून को तरल अवस्था में रखने का कार्य करता है। क्योंकि अगर तरल अवस्था में नहीं रखेगा तो हृदय के पास क्या होगा कि खून नहीं पहुंचेगा। जब खून नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा कि हार्ट पंपिंग नहीं करेगा। जब हार्ट पंपिंग नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब अटैक आ जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। जबकि खून का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। जबकि इसका मृत्यु कहाँ पे होता है, तो प्लीहा में होता है, जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है। इस तरह से और चीज़ याद रखना, जो बच्चा जब गर्भ में होता है तो ऐसी स्थिति में उसका अवस्था मतलब खून कहाँ पे बनता है, तो लीवर में ही बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि बच्चा का अभी क्या होता है हड्डी का मतलब क्या होता है कि हड्डी आप उसका अभी विकसित नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका लीवर में ही बन जाता है। क्योंकि जब हड्डी में ही अस्थि मज्जा रहता है, जिसके कारण उसी में ही ब्लड का निर्माण होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो चलिए इसमें खून से जो भी था हमने मतलब जुड़ा हुआ हमने आपको बता दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हालांकि यह खून में याद रखिएगा लोहा धातु रहता है, जबकि इंसुलिन में आपको जिंक यानी कि जास्ता धातु देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल पत्ता में याद रखिएगा आपको मैग्नीशियम धातु रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही कहता है, देखिए क्वेश्चन आ ही गया है कि हीमोग्लोबिन एक यौगिक क्या है। तो याद रखना है हीमोग्लोबिन एक तरह का यह प्रोटीन ही है। इसमें आपको हमने बता दिया कि प्रोटीन में हिपैरिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से खून में तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से इसका 120 दिन माना जाता है। लाल रक्त कण को याद रखिएगा, इसको लाल रक्त कणिका को की वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। एरिथ्रो याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको, मतलब लाल रक्त कण को। जबकि WBC को यानी कि श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। जबकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इस तरह
तरह से आपको जब ये लाल रक्त 20 से 120 दिन होता है और ये लाल रक्त कण ही है, याद रखिएगा। यह क्या करता है आपको, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, आपको परिवहन करने का कार्य करता है, याद रखना है। जबकि WBC ये क्या होता है कि हमारा शरीर का यह मतलब क्या है, एक तरह का सुरक्षा कर्मी है, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति देता है ये WBC। और इसका जीवन काल याद रखना कितना है, तो 2 से 4 दिन ही होता है। उसी तरह से प्लेटलेट्स का याद रखना है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, प्लेटलेट्स का तो आपको मतलब ये 4 से इसका 5 दिन मतलब यही होता है, याद रखना है। जबकि ये प्लेटलेट्स क्या होता है, जब डेंगू वगैरह हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाखों की संख्या में एकाएक घट जाता है, जिसके कारण शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, याद रखना है। तो ये चीज़ आपको, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बात है। क्योंकि तरल जो मतलब हमने बताया कि खून का, तो याद रखना है खून का ही कुछ हिस्सा जैसे कि होता है मतलब उसका 55 से याद रखना है कि 55 से 60% क्या होता है कि प्लाज्मा होता है, जबकि उसका लगभग मतलब जो कह लीजिए आप 40% या 45% उसका ब्लड मतलब कणिकाएँ होती है, जिसमें से आरबीसी और WBC और उसी तरह से प्लेटलेट्स उसमें देखने को मिलता है, ये 40 से 45% वाला भाग में। चलिए, जबकि प्लाज्मा मतलब अर्ध तरल भाग होता है, उसी को ही प्लाज्मा कहते हैं। वैसे पदार्थ की चौथी अवस्था को ही प्लाज्मा कहा जाता है, मतलब याद रखना है। जबकि अर्ध लिक्विड के रूप में यानी कि गाढ़ा टाइप का रहता है। सूर्य में भी जो मतलब जो ऊर्जा का बना हुआ है, तो उसमें भी प्लाज्मा की अवस्था में देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरह का आपको थोड़ा अर्ध तरल का मतलब जैसे कि कार्बोनेट ये सब जो देखे होंगे वो लगभग वह प्लाज्मा के ही जैसा वह रूप ले लेता है। जबकि 5वां अवस्था होती है पदार्थ का, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। बोस-आइंस्टाइन उसमें कंडेंसेट होता है, और इसका तापमान कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस को ही बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। यानी कि इससे कम तापमान नहीं हो सकता है। तो चलिए फिर से वापस क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आते हैं। तो हमने आपको यहाँ आरबीसी के बता दिया कि मुख्य काम क्या है आपका, शरीर में ऑक्सीजन का ही परिवहन करना है इसका। जबकि WBC के क्या है, आपको रोगों से आपको लड़ने की शक्ति देता है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि खून यानी कि रुधिर को थक्का जमने में सहायता कौन करता है, तो विटामिन के। यही अगर कमी हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, आपका रक्त थक्का नहीं जमेगा। साथ ही साथ फाइब्रिनोजन का भी कमी हो जाएगा तो रक्त थक्का नहीं जमेगा। अब विटामिन के का जान लीजिएगा क्या नाम है इसका, तो नेफ्थोकिनोन या फिलोकिनोन कहा जाता है। तो इस तरह से हम आपको ये के क्या हो गया। उसी तरह से ई का क्या नाम होता है, वैज्ञानिक नाम, तो टोकोफिरोल होता है। जबकि डी का कैल्सीफिरोल होता है। जबकि सी का क्या कहते हैं, इसको एस्कार्बिक एसिड कहते हैं। और उसी तरह से B1 को याद रखिएगा थायमिन, B2 को राइबोफ्लोविन, और B3 को नियासिन कहते हैं, और B5 वाला को पेंटाथेनिक कहते हैं, B6 वाला को पैराडॉक्सिन कहते हैं, और B7 को बायोटिन कहा जाता है। B7 को H भी कहा जाता है। इस तरह से याद रखना होगा। उसी तरह से आपको B12 वाला को साइनोकोबालामीन कहा जाता है, जबकि B9 वाला को फॉलिक एसिड कहा जाता है। इस तरह से आपको इसमें से याद रखना। और देख लेते हैं ए का क्या कहा जाता है, तो रेटिनॉल कहा जाता है। याद रखना, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। और इसके कारण क्या होता है, रतौंधी होता है या जीरोपैथेल्मिया रोग भी हो जाता है। जबकि B1 से क्या हो जाता है, आपका बेड़ी आपको रोग देखने को मिलेगा। जबकि सी के वजह से क्या होता है, स्किर्वी रोग हो जाता है, यानी कि मसूरों वगैरह का ऐसी हो जाता है। जबकि डी के कमी से आपको रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। तो रिकेट्स क्या होता है, आपको बच्चों में देखने को मिलता है, जबकि ऑस्टियोमलेशिया वयस्क पुरुषों में देखने को आपको मिलेगा। ई के कमी से क्या हो जाएगा, जनन क्षमता में आपका कमी आपको देखने को मिलेगा। जबकि के में आपको देखा अभी आपने कि क्या होता है कि के की कमी हो जाती है, तो आपको क्या होता है कि ये रक्त का थक्का नहीं बनता। जबकि विटामिन के का निर्माण लीवर के ही कोलन में होता है। के से कोलन और के से के याद आप रख सकते हैं यहाँ पर। वैसे में विटामिन के खोज करता है, विटामिन के खोज फंक ने किया था, और ए और बी याद रखना, विटामिन के फंक ने किया था, और ए और वाला बी वाला को तो मैकुलन ने किया था, तो मैकुलन ने किया हुआ था। जबकि सी का होलकेट ने किया हुआ था, जबकि डी को हॉपकिंस ने किया हुआ था। ये सब खोजकर्ता का नाम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रक्त रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, तो वह प्लाज्मा ही कहलाता है। और ये लगभग कितना होता है, तो 55 से लगभग यह 60% तक ले या खून का मतलब हिस्सा रहता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है, तो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है, और ओ में कौन सा होता है, तो ओ निगेटिव वाला को ही कहा जाता है। जबकि सर्वग्राही जो होता है ए बी होता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं इसको। तो ये भी यानी कि मतलब ये भी, और ये प्लस वाला का होता है, यही होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और इसमें से याद रखेगा, हालांकि मतलब इसको याद रखना, ब्लड ग्रुप मतलब इसका हम लोग कहते हैं कि ए हो गया, बी हो गया, और इस तरह से। और देखिए ये चारों आपको हम बता देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये
ए बी हो गया और ये ओ हो गया। तो ये याद रखिएगा, इसमें एंटीजन ए पाया जाए, जिसमें खून में क्या रहता है, एक तरह का एंटीजन होता है। तो एंटीजन अगर ए पाया गया उसका मतलब वह क्या है, ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर बी पाया गया उसमें तो इसमें भी आपको एंटीजन या ब्लड ग्रुप बी हो गया। और जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया गया तो उस तरह से वह ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और जिसमें एंटीजन पाया ही नहीं गया, यानी कि इसमें आपको एंटीजन है ही नहीं, याद रखना है कि इसमें ओ में एंटीजन है ही नहीं, तो याद रखना है कि वह ब्लड कैसा हो जाता है, वह ओ हो जाता है, याद रखना होगा। उसी तरह से एक एंटीजन का जस्ट अपोजिट होता है एंटीबॉडी होता है। हमने क्या बोला आपको, एंटीबॉडी यहाँ पे, तो याद रखना है कि एंटीबॉडी यानी कि यह दूसरा एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो याद रखना जहाँ पे एंटीजन ए है तो समझिए वहाँ पे एंटीबॉडी जो होगा स्मॉल बी होगा। कैसा, वहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे एंटीबॉडी ए होगा ही नहीं। उसी तरह से यहाँ पे हमारा मतलब चूँकि ब्लड ग्रुप बी है यानी कि इसमें एंटीजन मतलब क्या है आपको बी है, तो इस तरह से यहाँ पर स्मॉल ए यहाँ पर लिख देते हैं। स्मॉल ए क्या होगा आपको, एंटीबॉडी होगा। जबकि इसमें ए और बी वाला में क्या है आपको एंटीजन है, इसलिए यहाँ पर कोई तरह के एंटीबॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, जब एंटीबॉडी नहीं होता है इसलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है, सभी से रक्त को ले सकता है। उसी तरह से याद रखना है कि जबकि हमने देखा था कि ओ ग्रुप में एंटीजन होता ही नहीं है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि एंटीबॉडी ही रहता है। तो ओ ग्रुप में आपको एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। इस तरह मतलब यहाँ पर आप याद रख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए आगे की ओर अब हम लोग ब्लड ग्रुप में आगे की तरफ ये हम लोग देख लिया। अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पीत रस जो स्रावित होता है कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है। ये कहाँ से होता है आपको, तो लीवर से ही स्रावित होता है। और लीवर से तो जब निकलता है यह पीत रस, लेकिन कहाँ पे होता है, जमा होता है। तो याद रखना है कि आपको पित्ताशय में आपको क्या होता है, यहाँ पे यह जमा हो जाता है। और यहाँ पे पित्ताशय में जमा हो जाता है पीत रस। हालांकि यह कोई तरह की एंजाइम नहीं है, फिर भी याद रखिएगा कहीं ना कहीं भोजन को पचाने में इसका मुख्य भूमिका ये पीत रस का होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए, जबकि लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिपैटोलॉजी कहलाता है। याद रखना है पीत रस। और इसमें ही क्या हुआ आपका, सभी तरह के इसमें आपको मतलब यहाँ से पीत रस भी इसी में ही बना। और लीवर में याद रखना है कि विटामिन ए क्या रहता है कि क्योंकि वसा में जो भी घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा अभी वसा में घुलनशील, हमने आपको जल में घुलनशील पहले बता देते हैं। जल में घुलनशील बी और सी आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है। बी और जो सी होते हैं ये आपका क्या होता है, जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि जल में घुलनशील का मतलब क्या है, कुछ मात्रा में आपका पसीना के रूप में भी बाहर आ जाएगा, हो सकता कुछ मात्रा में आपको पेशाब वगैरह करते हैं उसमें से निकल जाता है। तो बी और सी जल में घुलनशील हो गया। और जबकि वसा में घुलनशील यानी कि बी और सी को छोड़ दीजिए तो अभी जो भी है सब ये सब कहीं ना कहीं आपको वसा में घुलनशील होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए हमारा लीवर में संचित रहता है। और मरे हुए व्यक्ति की जाँच जो की जाती है, यानी कि जहर खा के अगर मरा है तो उसका लीवर से ही जाँच किया जाता है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप बीपी कितना होता है, तो 120/80 होता है। तो 120 वाला को क्या कहा जाता है, इसको सिस्टोलिक कहा जाता है। याद रखना होगा आपको, सिस्टोलिक कहा जाता है। और जबकि डी वाला को, ये 80 वाला को क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक कहा जाता है। और जबकि 120 से यानी कि यहाँ से अगर कम हो जाता है तो आपको हाइपोथर्मिया हो जाता है। जबकि इसके अधिकता से आपको क्या हो जाएगा, अधिकता से क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। यानी आपका कैसे कहते हैं कि आप टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि आपका बीपी बढ़ गया था, हाइपोटेंशन कहलाता है। यानी कि 120 से ज़्यादा चला जाना है, जबकि 120 से घट जाना है मतलब आइसोथर्मिया आपको हो जाता है। चलिए, वैसे अगर आपका बीपी वगैरह लो हो जाता है तो उसका सीधा संकेत है कि आपका सिर चक्कर वगैरह देगा, आपको चिड़चिड़ापन महसूस करेगा और कुछ नींद वगैरह ज़्यादातर आपको लगेगा। तो ये उसका मतलब कुछ लक्षण होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये करता है कि रक्त को अशुद्ध पदार्थ को अलग जो करता है वो कौन सा करता है, तो याद रखना है कि वह किडनी मतलब ये किडनी ही करता है। जबकि किडनी का इकाई क्या कहलाता है, आपका नेफ्रॉन होता है। याद रखना है कि किडनी का इकाई क्या होता है, आपको नेफ्रॉन होता है। जबकि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है, आपको न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होता है, किडनी का इकाई आपको नेफ्रॉन हो गया। और उसी तरह से आपको याद रखेगा फेफड़े की इकाई क्या होती है, एल्वियोली होता है। याद रखना है कि फेफड़े का इकाई एल्वियोली होता है। जबकि शरीर का इकाई क्या होता है आपको, तो सेल होता है। सेल होता है, मतलब शरीर का इकाई आपको क्या होता है कि सेल होता है। उसी तरह से अगर आपको बात करेंगे मक्का की इकाई क्या होता है, तो जीन होता है। डीएनए की इकाई क्या होता है, आपको जीन ही होता है।
तो चलिए, और यहाँ पे अभी आपको क्या बोला कि अशुद्ध पदार्थ को रक्त क्या करता है, अलग ये किडनी ही करता है, और यहाँ से क्या करता है कि आपको अमोनिया को शरीर मतलब ब्लड में से अमोनिया को निकाल लेता है, और अमोनिया को मतलब यह यूरिया को छान लेता है, यूरिक एसिड को, और यह मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है। वही यूरिक एसिड यानी कि अमोनिया बाद में आपको क्या हो जाता है, अमोनिया में बदल जाता है, यानी कि यूरिया जो होता है वह अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये अमोनिया में बदल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुर्गंध देता है, आपको याद रखना है। जबकि मूत्र का pH मान कितना होता है, तो 6 होता है, यानी कि 6 मतलब क्या होता है, एक तरह का यह अम्लीय ही होता है। और किडनी का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका वजन कितना होता है, तो याद रखना है कि 150 ग्राम, लगभग 150 ग्राम का ही होता है। जबकि हृदय का हमला वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम का ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन, मतलब सेल जो होती है वह कौन सा क्या है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का, शरीर नहीं बल्कि इसको लिखना चाहिए था संसार का। तो संसार का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का वह अंडा ही होता है, याद रखने का। ऑस्ट्रिच, और ये लगभग याद रखेगा वह अफ्रीका का जो सहारा वाला मरुस्थल है उसमें शुतुरमुर्ग आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। अब बताते हैं यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है सेल का, तो याद रखना है मनुष्य का, मनुष्य में याद रखना है। तो मनुष्य में किसका हो जाता है, तो ओवम हो जाता है। तो जो ओवम होता है यानी कि अंडाणु, तो जो फीमेल्स का जो होता है अंडाणु होता है यानी कि ओवम होता है, वह शरीर का सबसे, मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा सेल होता है। जबकि स्पर्म जो होता है यानी कि शुक्राणु, वह सबसे छोटा सेल के रूप में जाना जाता है। तो अभी हमने आपको 12 बता दिया, ओवम हो गया, उसी तरह से सबसे छोटा सेल आपको मतलब मिल गया ये आपको स्पर्म वाला यानी कि शुक्राणु यानी कि लड़का वाला। और उसी तरह से अगर बात करेंगे सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, तो तंत्रिका तंत्र का होता है। लंबाई के दृष्टि से हमने बोला है इस तरह से, तो तंत्रिका तंत्र का उसका सबसे लंबा सेल आपको उसमें से देखना मिलेगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हाइड्रोफोबिया जो संबंधित है वह कुत्ता के ही काटने से ये होता है, आपको हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, याद रखना है। और जो कुत्ते के काटने से वो मतलब कौन सा होता है, तो वह रेबीज रोग हो जाता है, इसको ही कह देते हैं। और इसे आपको सुई लेना होता है जल्द से जल्द, नहीं तो आपको जानते हैं सारे के लगभग कुत्ते जैसा ही हो जाए। और हाइड्रोफोबिया यानी कि ये लगभग जल से मतलब हाइड्रो मतलब क्योंकि जल में क्या होता है हाइड्रोजन, जल का सूत्र H2O, तो यानी कि ये हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि जल से उसको डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया हो गया। यानी कि जिस चीज़ से उसको डर लगे उसमें फोबिया उसमें शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे कि डार्क फोबिया यानी कि उसको अंधेरे से डर लगता है तो डार्क फोबिया हो गया, ये जल हो गया तो हाइड्रोफोबिया हो गया। उसी तरह से अगर आपको कह देगा कि लव फोबिया मतलब यानी कि आपको प्यार से डर लगता है, तो इस तरह से कोई चीज़ का अगर डर वगैरह लगने लगता है लास्ट में फोबिया जोड़ दिया जाता है। चलिए, जबकि कुत्ते का अगर हम लोग वैज्ञानिक नाम जानेंगे तो कॉनिस फैमिलरी इसको कहा जाता है। जबकि मेढक का राना टिग्रीना और गाय का होता है बोस इंडिकस कहा जाता है। उसी तरह से गेहूं का ट्रिटिका मेस्टिवम और मटर का पीसम एस्टिवम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वायरस का यानी कि विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, याद रखना है। जबकि विषाणुओं में याद रखना है कि एक मतलब वायरस है बैक्टीरियोफेज, जो कि गंगा नदी में रहता है, कहीं ना कहीं पानी को वह शुद्ध करने का कार्य करता है काफ़ी लंबा समय तक, इसीलिए गंगा नदी का पानी टिकता है। जबकि विषाणु से अगर रोग की बात करेंगे हम लोग कौन कौन सा होता है, तो याद रखना है आपको है कि रेबीज हो गया, आपको रेबीज हो गया, और खसरा हो गया, रेबीज हो गया, और रेबीज खसरा हो गया, आपका टी हो गया, आपको एड्स हो गया, क्या हो गया आपको एड्स हो गया। इसके अलावा पोलियो हो गया, पोलियो भी, इसके अलावा मेनिनजाइटिस, ये सब क्या रोग आपको इससे ही देखने को मिलेगा। किससे, तो वायरस के ही मतलब कारण आपको ये सब रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही कहता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो किस रोग में नहीं जमता है, तो याद रखना कि हीमोफीलिया जो रोग हो जाता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब बात करते हैं, हालांकि रक्त का थक्का नहीं जमता है तो इसका मतलब समझ रहे हैं उसका विटामिन के का भी की कमी हो गया, साथ ही साथ फाइब्रिनोजन की मात्रा उसमें ब्लड में घट गया है, इसीलिए क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। और रक्त को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए, तो हिपेरिन प्रोटीन चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि यही है कि ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो यह आंखों से ही संबंधित है। और आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, तो याद रखना है कि वह उत्तल लेंस होता है। ये आंखों में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस होता है। और ये यहाँ पर सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ रहता है। तो और वैसे अगर बात करेंगे तो ये ग्लूकोमा ट्रोकोमा ही नहीं, आंखों में और भी 4 तरह के बीमारियां आपको देखने को मिलेगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हो गया, अबिंदुकता हो गया, यानी कि एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, मतलब ये 4 तरह की आपको बीमारियां देखने का आंखों मिलेगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो आपको निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, निकट का दिखाई देगा, लेकिन दूर का मतलब क्या होता है कि आपको दिखाई नहीं देता। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा लेकिन निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा। जबकि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि जरा यानी कि थोड़ा सा नज़दीक का या थोड़ा सा दूर का, यानी कि यहाँ दोनों उसका प्रभावित रहता है, वह जरा दृष्टि दोष हो गया। जबकि अबिंदुकता में होता है कि आपको क्षैतिज सही से दिखाई देता है, लेकिन उदाग्र यानी कि वेंट्रिकल वाला आपका प्रभावित रहता है। तो ये इस तरह से। उसी तरह से अगर हम लोग बात कर लेंगे कि निकट दृष्टि दोष में, याद रखिएगा तो 1 नंबर यानी कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसको दूर करने के लिए। उसी तरह से दूसरा नंबर जो होता है दूरदृष्टि दोष में, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि तीसरा हो गया आपका, तो इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें अवतल और उत्तल में याद रखने का कि दोनों तरह के इसमें लेंस का प्रयोग होता है। और अगर चौथा जो हो गया आपका अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, याद रखना है। तो इसमें कौन सा एथी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। और जबकि अधिकतम दूरी कितना होती है स्पर्श दृष्टि की, तो अनंत होती है। ये चीज़ें आपको जानना होगा। उसी तरह से अब देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष में होने का कारण क्या होता है, क्योंकि अनंत से जब आती है इस तरह से किरणें, तो क्या होती है कि उसके रेटिना पर बनने से पहले ही, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है कि बन जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नौ से निकट में ही, नौ से निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट में ही कट जाना। यानी कि वैसी स्थिति में क्या होती है कि लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना कि घट जाना। जब लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है P = 1/f, यानी कि ये दोनों क्या है उल्टा का संबंध है। यानी फोकस घटेगा, इसका मतलब क्या होगा उसकी क्षमता यानी कि पावर बढ़ जाएगा। तो लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, जैसे फोकस दूरी का घट जाना, इसका मतलब लेंस का क्षमता का क्या हो जाना कि बढ़ जाना। साथ ही साथ क्या है कि यह क्या है नेत्र गोलक का क्या होगा कि लंबाई का बढ़ जाना भी होता है। उसी तरह से लेंस का जो मोटाई मतलब ये होता है लेंस क्या हो जाना पतला हो जाना, ये सब निकट दृष्टि दोष के होने का कारण ही है कि यानी कि फोकस दूरी घट जाना, उसकी क्षमता का बढ़ जाना, लेंस के मतलब ऐसी मोटाई का घट जाना यानी कि पतला हो जाना, ये सब, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये निकट दृष्टि दोष होता है। इसी के दूर करने के लिए क्या किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे अगर दृष्टि में दूरदृष्टि दोष वाला में, तो दूरदृष्टि दोष में ये दूर जाकर कटता है, किरणें यहाँ पे दूर यानी कि लेंस के पीछे की तरफ में कटता है। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं इसमें कि आप लेंस का क्या हो जाना कि फोकस दूरी का बढ़ जाना। तो जब यह फोकस दूरी का बढ़ जाना, इसका मतलब क्या है लेंस की क्षमता का घट जाना। तो दो कारण, एक फोकस दूरी का बढ़ जाना, तो लेंस का क्या मतलब उसकी क्षमता का घट जाना। साथ ही साथ क्या है कि ये देखिए गोलक छोटा हो गया, तो नेत्र गोलक का क्या हो जाना कि छोटा हो जाना। साथ ही साथ क्या है कि उसका लेंस का जो मोटाई वाला में यहाँ पे, तो याद रखना है कि लेंस का यहाँ पे आपको याद रखना है कि लेंस का क्या हो जाना कि यहाँ पतला हो जाना, इसीलिए यह दूर तक चला गया। और जबकि निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा लेंस का क्या हो जाना कि मोटाई बढ़ जाना। लेंस जब मोटा हो जाएगा तभी वह किरणें को नज़दीक काट देता है। तो इस तरह निकट दृष्टि दोष में लेंस का मोटा हो जाना, जबकि दूर दृष्टि दोष वाला में लेंस का क्या हो जाना पतला हो जाना। और इसी को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता चारों, और इसके अलावा ग्लूकोमा ट्रोकोमा हमने आपको बता दिया। किसी भी वस्तु को याद रखेगा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो ये आपका क्या आ गया रेटिना पे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और मतलब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो उल्टा होता है उसको सिलियरी मांसपेशी क्या करता है कि सीधा कर देता है। तो इस तरह से जो सीधा हमें क्या होता है कि प्रतिबिंब दिखाई देता है। और याद रखना है कि आंखों में 2 तरह की चीज़ होता है, जिसमें से एक हमें आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको, ये क्या हो गया आपको मतलब ये शंकु हो गया, और एक तरह से यह क्या हो गया आपको छर हो गया, याद रखना है। ये आपको क्या हो गया छर हो गया। तो शंकु क्या करता है आपको किसी वस्तु का रंग के बारे में हमें बताने का कार्य करता है, यानी कि हरा रंग है कि पीला लाल पीला, जबकि प्रकाश की तीव्रता के लिए आपको ये जो होता है छर जो है ये छर उत्तरदायी होता है। और ये क्या हो गया आपका शंकु। तो याद रखना शंकु रंगों को पहचानता है, जबकि छर प्रकाश की तीव्रता को बताता है कितना ज़्यादा तेज है कि कम है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो है मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से लगभग 1400 ग्राम का होता है, यानी कि लगभग आपको 1.5 kg के रूप में आपको मस्तिष्क का मिलेगा। और मस्तिष्क में याद रखिएगा सेल डिवीजन यानी कि बहुत कम मात्रा में होता है, यानी कि सेलों का मतलब बहुत कम वहाँ पे अथी होता है, इसीलिए क्या होता है कि ब्रेन ट्यूमर आपका होता है। हालांकि उसमें भी 10% जो हिस्सा होता है ब्रेन का, उसमें ही ज़्यादातर आपको ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा रहता है। जबकि क्या होता है सेलों का डिवीजन क्या होता है, सेलों का बनना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आपको कहाँ पे याद रखना है, वो लीवर में। तो लीवर में सेल जल्दी से बनता है, इसलिए जख्म वगैरह कुछ होने वगैरह पर जिनमें चिराई फराई की वजह से लीवर जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन मस्तिष्क में लगा हुआ चोट वगैरह घाव जल्दी भरता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जल्दी से सेल बनेगा ही नहीं, तो वहाँ पे वह ठीक नहीं होता। इसीलिए हेमलेट वगैरह लगाने की सलाह दी जाती है, जिसके कारण आपको एक्सीडेंट में जो चोट वगैरह लग जाता है, जिसके आपको ब्रेन कहीं ना कहीं खतरा ज़्यादा होता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण यही होता है आपका मस्तिष्क में चोट लग जाना। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊँट की गर्भ अवधि काल कितना होता है, तो 320 से इसका 350 दिन का लगभग होता है। ऊँट को क्या कहता है, रेगिस्तानों का जहाज कहा जाता है, याद रखना है कि रेगिस्तान को जहाज इसको ऊँट को कहा जाता है। जबकि गधा का गर्भ अवधि कितना होता है, तो 365 दिन, याद रखिए गधा हुआ 365 दिन। तो इस तरह से जबकि गाय का याद रखना है कितना होता है, 280 दिन होता है। बकरी का 185 दिन 150 दिन का होता है। उसी तरह से बाघ का भी लगभग 150 के ही आसपास में होता है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि गाय और भैंस का, तो देख लीजिए गाय का 280 दिन हो गया, तो गाय का 280 दिन हो गया। उसी तरह से भैंस का आपको हो गया और ये 300 दिन हो गया। जबकि गदहा आपको कितना बताया है, 365 दिन आप याद रख सकते हैं, गदहा का 365 दिन। और गाय को वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस कहा जाता है। जबकि भैंस को क्या होगा, उसको बुवेला सेसी कहा जाता है। चलिए तो और गाय का याद रखिए, गाय के दूध में क्या होता है कि इसमें पीला रंग ज़्यादा होता है। गाय का रंग पीला क्यों होता है कि इसमें कैरोटीन की मात्रा मतलब इसमें रहती है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है। जबकि सफ़ेद अगर दूध रंग किसके कारण होता है, तो वह केसिन के कारण सफ़ेद रंग होता है। हालांकि यह केसिन एक तरह का प्रोटीन भी है। जबकि भैंस का रंग क्या होता है, ज़्यादातर सफ़ेद रहता है। तो इस वाला में केसिन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि दूध को पचाने वाला इंजाइम की अगर बात करेगा, तो याद रखना है कि आपको इंजाइम कौन से होता है, तो रेनिन होता है, जो हमारा शरीर से निकलता है। तो ये रेनिन हो गया। और साथ ही साथ आपको दूध में कौन सा मिला आपको, तो केसिन। इस तरह से यह केसिन मिल जाता है। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो कैल्शियम पैराकेसिनेट का निर्माण करता है। यही कैल्शियम पैराकेसिनेट बाद में विटामिन ए के रूप में बन करके संचित आपको लीवर में रहता है। तो इस तरह से आप इसमें से याद रख सकते दूध में। और हालांकि दूध उत्पादन में याद रखना है कि भारत अभी विश्व में प्रथम बन गया है। और साथ ही साथ अगर राज्य में बात करेंगे, तो अब याद रखना है कि राजस्थान जो है कि दूध उत्पादन में प्रथम बन गया। हालांकि कुछ पहले अभी कौन था, यूपी था, हुआ करता था। जबकि दूधों को पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया होता था, लुई पास्चर ने किया हुआ था। याद रखना है कि लुई पास्चर। और साथ ही साथ एक दूध का जो होता है ना, लो टेम्परेचर LTH, यानी कि लो टेम्परेचर यानी कि होल्डिंग मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या कहा जाता है, लगभग इसका तापमान की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें जो होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, 30 मिनट तक लगभग आधे घंटा तक ले इसको मतलब 62 से 63 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है। और लगभग आधा घंटा तक गर्म करके उसको ठंडा धीरे धीरे किया जाता है। तो इसको क्या लो टेम्परेचर में होल्डिंग मेथड कहा जाता है। उसी तरह से हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड मतलब ये STH होता है, यानी कि आपको हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि आपको मात्र 15 सेकेंड ही गर्म किया जाता है, 15 सेकेंड में, याद रखना है। यानी कि इसको लगभग टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 71 से 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर 15 सेकेंड में जल्द से जल्द क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि दूध के अंदर के बैक्टीरिया वगैरह मर जाता है। और इसमें क्या होता है, दूध काफ़ी लंबा समय तक ले टिकता है। तो ये चीज़ आपको दूध से जुड़ा हुआ था, जो कि आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पैतृकता सिद्ध करने के लिए, तो पैतृकता सिद्ध करने के लिए क्या सहायक होता है कि आपको DNA लिया जाता है, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट से लिया जाता है। फिंगरप्रिंट से आप कहा जाता है और DNA से वह पता चल जाता है कि वह मतलब जो आप मतलब उनके पिता है कि नहीं है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो होती है, यानी कि शर्करा यानी कि चीनी, वह कौन सा होता है, तो लैक्टोज होता है। जबकि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना है कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह से लैक्टिक एसिड आपको थकान के समय भी शरीर में बन जाता है। जब उसी तरह से टमाटर में याद रखिएगा वह ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और घास वगैरह पत्तों में क्या होता है, बेंजोइक एसिड आपको देखने को मिलेगा। जबकि इमली और इमली में क्या होता है आपको, नींबू में टॉर्टेरिक अम्ल, इमली में आपको इमली ऐसी अंगूर में आपको टॉर्टेरिक अम्ल मिलेगा। और इमली में भी, साथ ही साथ आपको संतरा वगैरह में, ये नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
और बिच्छू वगैरह का डंक मार देता है, देखते हैं तो उसमें क्या होता है। और चींटी वगैरह में क्या होता है, वो फॉर्मिक एसिड रहता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड HCOOH, यानी कि इसको ही फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसको इसका सॉरी SC, हाँ ठीक है HCOOH, ये इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, जिसको मेथनोइक एसिड के भी नाम से जानते हैं। उसी तरह से सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, याद रखिएगा, CH3COOH। ये आपका हो गया ये एसिटिक अम्ल, यानी कि अचार वगैरह में यही एसिटिक अम्ल ही रहता है, जो आपको ज़्यादा खट्टा का एहसास करा देता है। तो ये पाए जाने वाले शर्करा आपको क्या हो गया कि वह लैक्टोज ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, तो वीक यानी कि आपका किडनी में होता है। इसका pH मान कितना होता है, 6 होता है। दुर्गंध देता है किसके कारण, तो यह यूरिया के कारण देता है। जबकि मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यूरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा याद रखेगा, तो यूरिक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन का सबसे लंबी कृमि मतलब कौन सा होता है, तो याद रखना है कि वह टेप वर्म ही होता है। उसी तरह से प्रकाश वर्ष मात्रक है कि इसका दूरी का, यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही मतलब मापी जाती है, तो उसको ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर याद रखिएगा कितना होता है, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, चूँकि यह दूरी का मात्रक है तो इसलिए किलोमीटर, यह 12 किलोमीटर। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर मीटर में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको 1000 से गुना करेंगे। 1000 से जब इसको हम गुना करेंगे, यानी कि 10⁻3 लिख सकते हैं एक तरह से। तो 12 3 कितना हो गया, 15। तो 10 अगर 15 मिल जाएगा तो इस तरह से होता है। ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो गया। इससे भी बड़ा एक मात्रक होता है, पार्सेक होता है। हमने क्या बोला आपको, पार्सेक होता है। जबकि एक पार्सेक याद रखेगा, एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इतना आपको प्रकाश वर्ष देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर ये होता है, एक पार्सेक होता है। यानी कि दूरी से भी ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक होता है। तो इसको 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर उसको किलोमीटर में बात करेगा तो 3.08 गुने यहाँ पे आपको 10⁻13 किलोमीटर। और अगर मीटर में बात करेगा तो इस तरह से आपको यहाँ पर 10⁻3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना है, 10⁻16 मीटर। तो इस तरह से एक पार्सेक बराबर आपको 3.08 गुने 10⁻13 किलोमीटर या 16 मीटर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत अति को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एक खगोलीय एकक बराबर वह कितना होता है, तो याद रखना है कि 14.96 ये लगभग करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है, जिसको आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको देखने को ज़्यादातर मिलता है कि 1 यहाँ पे हो गया 149.6, इस तरह से आपको यहाँ पे मिलता है 10⁻7 यहाँ पर आपको मिल जाता है 7 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में बदलेगा तो आपको क्या हो जाएगा, 10⁻10 यहाँ पे आपको मिल जाता है, क्योंकि ये दशमलव इधर की तरफ में बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये 14.96 किलोमीटर होता है। ये औसत हो गया, यानी कि लगभग 15 करोड़ मानी जाती है कि सूर्य पृथ्वी के बीच का मतलब ये जो दूरी होता है। हालांकि यह दूरी कभी घटती भी जाती है जब सूर्य जो होती है, जब पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक से गुजरती है। ये देखिए आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन को यहाँ पे बनाकर आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है हमारा, कि सूर्य है, तो ये हमारा सूर्य हो गया जब इसके नज़दीक से, ये आपका पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया। और ये थोड़ा सा देख लेते हैं दूरी पर, इसको और रोक के नज़दीक आपको ला देते हैं। ये देखो और थोड़ा सा दूर हो गया। तो ये जब तो ये वाला क्या होता है कि आपको नज़दीक जब ये आ जाता है, ये वाला, तो याद रखिए कहीं आता है, तो 3 जनवरी के दिन आ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको पेरीहेलियन कहा जाता है। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी आपको देखने को मिलेगा, जबकि 4 जुलाई को क्या होता है कि अधिकतम दूरी रहता है। तो जैसे 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है, तो उस समय कितना किलोमीटर हो जाता है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से 4 जुलाई को अधिकतम दूरी हो जाता है, तो अधिकतम दूरी मतलब 15.20 करोड़ किलोमीटर ये आपको देखेगा, ये 4 जुलाई को, जिसको क्या कहा जाता है, इसको ऑफशोर कहा जाता है। उसी तरह से एक समय ऐसा भी आता है जबकि चंद्रमा जब पृथ्वी के नज़दीक आता है, उसको उपभू कहा जाता है। और जबकि अधिकतम दूरी हो तो उसको अपभू के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमारा डिस्कशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स पे आप बने रहिएगा, ठीक है। और आगे की ओर इस तरह से आपको जीके का भी हम लाते रहेंगे। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग। जय हिंद।